मैं एक बहुत बड़ी कोठी की नौकरानी थी और सेठ वहाँ अकेला रहता था। मुझसे कहता पूरे घर की सफाई कर दो सिवाय ऊपर वाले कमरे को छोड़कर। और हाँ, शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में अपने घर में चक्कर लगा आया करो। मैं हैरान थी कि 2 घंटे मालिक क्या करता है। एक दिन घर का बहाना लगाकर कमरे में ही छुप गई और मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था मेरी रूह तक कांप उठी थी, क्योंकि वहाँ तो सेठ। लालच एक ऐसी बला है जिसका पेट कभी नहीं भरता। इसे चाहे जितना भी खिला दो, इसकी तलब और भूख बढ़ती ही जाती है। मैं भी एक गरीब मगर लालची लड़की थी। मुझे छोटी मोटी चोरी का मौका मिलता तो मैं कर लेती थी, क्योंकि सारी जिंदगी खुद को हर इच्छा के लिए तरसते देखा था। मेरा नाम रेणुका है। मैं एक घर में दिन रात की नौकरी करती थी। मेरे मालिक वैसे तो बहुत अच्छे इंसान थे, तनख्वाह भी अच्छी देते थे, लेकिन रहते अकेले थे। मैं 20 साल की थी, कुंवारी भी थी। मेरी अम्मा पहले इसी सेठ के घर पर काम करती थीं, लेकिन जब अम्मा बीमार रहने लगी तो मुझे भेज दिया। पहले भी मैं अम्मा के साथ इस सेठ के घर पर काम करने आ चुकी थी। एक बार सफाई के बीच मुझे सेठ के कमरे से 500 का नोट मिला था। मैंने वापस करने की बजाय उसे अपने दुपट्टे के साथ बांध लिया। लेकिन ऐसा मौका मुझे इसलिए भी ज़्यादा नहीं मिलता था क्योंकि मैं रोज़ रोज़ अम्मा के साथ नहीं आती थी। लेकिन अब तो मुझे अकेले ही काम के लिए जाना था। जब मैंने अम्मा के साथ सेठ के घर गई तो पहले तो मैं उस हट्टे कट्टे मर्द को देखकर घबरा गई थी। मैंने अम्मा से साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं देर रात वहाँ काम करना। अम्मा कहने लगी कि वो बुरा इंसान नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। मैं पिछले 5 साल से उसके घर पर काम कर रही हूँ। फिर काम भी ज़्यादा नहीं है, खाना ही बनाना है, क्योंकि उस घर में और भी नौकर चाकर काम करते थे। खैर, अम्मा की दलीलों पर भी मेरा दिल मान नहीं रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल अनजाने डर से घिरा हुआ था, क्योंकि वो आदमी अकेला ही रहता था। ना उसके बीवी बच्चे थे और ना ही कोई रिश्तेदार। लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हम लोग गरीब थे, इसलिए हम कभी कभी वो काम करने पर मजबूर हो जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते। जाहिर है, अम्मा बीमार रहने लगी थीं और पापा काम पर जाते नहीं थे। मुझसे छोटे 3 बहन भाई थे। अगर मैं कमाने न जाती तो घर पर खाने के लाले पड़ने लगते। इसलिए अगले दिन अम्मा के साथ उस कोठी में चली गई। वो आदमी था तो 40 के लगभग, लेकिन खुद को बड़ा ही फिटफाट रखा हुआ था। सर के बाल काले रंग के रंगे हुए थे। अम्मा के साथ मुझे देखकर वो मुझे सर से पांव तक देखने लगा। फिर मेरी माँ से कहने लगा, तुम जानती हो मुझे अपना घर हर वक्त शीशे की तरह साफ चाहिए। ये लड़की संभाल लेगी सारा काम। शायद मेरा दुबला पतला शरीर देखकर उसे लग रहा था कि मैं उसके घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मेरी अम्मा कहने लगी, आपको शिकायत नहीं मिलेगी सेठ जी। मेरी माँ ने जवाब दिया, लेकिन मुझे उसकी नज़रों से उलझन सी महसूस हुई थी। मैंने अपना दुपट्टा अपने आसपास और भी अच्छे से फैला लिया और अपने माथे पर नागवारी के बल डाल लिए। वो कमीनगी की हंसी हंसने लगा और इस वक्त मुझे जहर लग रहा था। अम्मा जब चली गई तो कहने लगा, पूरे घर की सफाई तुम अपनी निगरानी में करवाओगी। बस ऊपर के पोर्शन में एक ही कमरा है, उस कमरे में जाने की कभी भी कोशिश मत करना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उस सेठ के घर में दिन के समय काम करने और भी नौकरानी आती थी, और एक नौकरानी जो मेरी अम्मा की उम्र की थी वो मेरे साथ क्वार्टर में रहती थी। मैं सब नौकरों से अपनी निगरानी में ही काम करवाती थी, लेकिन मेरी उत्सुकता उस वक्त बढ़ने लगती जब ऊपर के पोर्शन में सफाई करवाने जाती। ऊपर बहुत बड़ा लॉन्ज, बड़ी सी गैलरी और बस एक ही कमरा था। मुझे ये देखकर हैरत भी होती थी, कितना बड़ा हॉल जैसा लॉन्ज था और बस एक ही कमरा। मैं जब ऊपर के पोर्शन की सफाई करवाती और सामने उस बंद कमरे को देखती तो मेरे अंदर एक बेचैनी सी होने लगती थी कि जब सारा घर ये आदमी साफ करवाता है, एक एक चीज शीशे की तरह चमकवाता है, तो ये कमरा साफ क्यों नहीं करवाता। जो नौकरानी सफाई किया करती थी वो भी सेठ की पुरानी नौकरानी थी। मैंने सोचा इससे पूछकर देखूं, शायद इसे पता हो कि आखिर इस कमरे में क्या है। लेकिन जब मैंने ये सवाल उस नौकरानी से किया तो उसकी तो रंगत ही उड़ गई थी। एक पल में ही वो घबरा सी गई थी, ना में सिर हिलाने लगी, कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गई उस कमरे में। और तुम क्यों पूछ रही हो? क्या साहब जी ने तुमसे नहीं कहा कि इस कमरे में कभी मत जाना? बोलना। वो मुझसे सवाल जवाब करने लगी। मैं उसकी हालत देखकर और भी उत्सुक होने लगी थी कि ऐसा भी भला उस कमरे में क्या है। लेकिन उस नौकरानी के सामने मैंने बात बदल दी। मैंने कहा, हाँ मुझे भी कहा है, मैं इसीलिए तो तुमसे पूछ रही थी कि कहीं तुम अनजाने में उस कमरे में तो नहीं चली गई। मैंने बात को संभालना चाहा था। वो नौकरानी मुझे घूर कर अपना काम करने लगी।
खाना मैं बनाती थी। जो भी उस आदमी ने खाना होता वो मुझे सुबह ही बता दिया करता था। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो आदमी शाम को 7 बजे घर के सारे नौकरों को घर से बाहर निकाल देता। कहता अपने अपने घर जाओ। यहाँ तक कि बाहर मेन गेट के चौकीदार को भी यही कहता कि अब 9 बजे के बाद आना। मुझे भी यही कहता कि 9 बजे तक तुम अपने घर पर ही रहा करो। हम सब लोग अपने अपने घर चले जाते, लेकिन वो आदमी मुझे कुछ शक में डालने लगा था। जब भी मैं या नौकरानी ऊपर वाले पोर्शन में काम कर रहे होते तो वो बार बार ऊपर के चक्कर लगाया करता और उसकी नज़रें हमेशा कमरे की तरफ ही लगी रहती। शायद उसे ये डर था कि हम लोग कहीं वो कमरा खोलने की कोशिश ना करें। ऐसा भी भला क्या था उस कमरे में जहां वो किसी को जाने नहीं देता था, और इतने बड़े बंगले में शाम के 7 से 9 बजे तक वो बिल्कुल अकेला क्या करता था? ये 2 सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। मैं घर में आने के बावजूद भी यही जानने की फिराक में लगी रहती थी। मेरी उत्सुकता थी कि कम होने का नाम नहीं लेती थी कि आखिर सेठ 2 घंटे के लिए सारे नौकरों को कोठी से निकाल कर कोठी में अकेला करता क्या है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और तरह तरह के सवाल आते हैं और उन्हें तंग करते हैं। उनके अंदर उत्सुकता की बीमारी लग जाती है। मेरी गिनती भी उन्हीं लोगों में होती थी। मेरी माँ जिस चीज़ से मुझे मना करती थी कि रेनू तूने उधर नहीं जाना है, मैं ये सोचने लगती आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो अम्मा मुझे जाने नहीं दे रही, और फिर मैं वहाँ ज़रूर जाती थी, चाहे बाद में मुझे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़ जाता। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी ये आदत मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। शाम को 2 घंटे मैं अपनी माँ के साथ मिलकर घर के काम करवाती रहती थी, लेकिन मेरा दिमाग लगातार उस एक ही बिंदु के इर्द गिर्द घूमता रहता था कि आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या हो सकता है। कहीं उस कमरे के अंदर उसने किसी लड़की को कैद करके तो नहीं रखा। कभी सोचती क्या खबर वहाँ कोई राज की बात हो, या ये भी हो सकता है कि वो आदमी वहाँ कोई नाजायज काम करता हो, तभी उसके कमरे में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मेरे दिमाग में एक के बाद एक ख्याल मुझे तंग करते रहते, और दूसरी बात मुझे ये भी सताती रहती कि ये सेठ इतनी बड़ी कोठी में 2 घंटे अकेले करता क्या है। शायद वो शादीशुदा हो, अपनी पत्नी को कमरे में कैद करके रखता हो सकता है जंजीरों में बांध कर रखा हो। मेरे अंदर एक खोजी जैसी सोच वाला कोई आदमी बैठ गया था और मुझे इस बात पर उकसाता रहता कि मुझे हकीकत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे अंदर की बेचैनी इस कदर बढ़ने लगी थी कि मैं उस कमरे में जाने के तरीके सोचने लगी। वापस कोठी में आकर भी मेरा ध्यान बस उसी कमरे की तरफ ही अटका रहता। वो कमरा हर वक्त लॉक रहता था, खिड़कियां भी उसकी अंदर से बंद होती थीं। अब तो मैं ऊपर की सफाई करवाने के बाद भी ऊपर के पोर्शन में चली जाया करती थी। मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं कमरे के इर्द गिर्द जायजा लेने लगती थी। मगर घर में मेरे और सेठ के अलावा एक नौकरानी और भी थी जिसके साथ मैं एक ही क्वार्टर में रहा करती थी। इसके अलावा एक चौकीदार था। एक बार रात के 1 बजे जब वो नौकरानी सो गई तो मैं उठकर बैठ गई। आज मैं सोच चुकी थी कि उस बंद कमरे का राज जान कर रहूंगी, क्योंकि एक शाम मेरे सेठ ने जो हरकत की थी मुझे विश्वास हो गया था कि उस कमरे में ज़रूर कोई है। उस दिन मैं घर पर 9 बजे से पहले ही वापस लौट आई थी। इत्तफाक ये था कि मेन गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे हैरत तो बहुत हुई क्योंकि चौकीदार इस वक्त बंगले में नहीं होता था। अगर कोई चोर घर में घुस आता तो क्या होता। खैर मैं घर में दाखिल हो गई और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। मैंने सोचा अगर मालिक ने जल्दी आने की वजह पूछी तो बता दूंगी कि मुझे रात का खाना बनाना था, जो कि मैं जानबूझकर बनाकर नहीं गई थी क्योंकि मुझे ऊपर के कमरे का राज जानना था। मुझे लगा कि सेठ इस वक्त अपने कमरे में होगा। वैसे तो अब तक सब कुछ ठीक ठाक था। सेठ मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। बस उसकी नज़रें मुझे उलझाए रखती थीं। जब भी वो मुझे देखता सर से पांव तक बड़े गौर से देखा करता था। उसकी आंखें मेरे पूरे शरीर का सफ़र करती थीं तो मुझे यूं लगता कि चींटियां सी मेरे शरीर पर चलने लगी हैं। लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोलता था। मैं उसकी नज़रों से ही परेशान होने लगी थी। मैं जब बंगले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई अंदर कोई भी नहीं था, वरना वो सेठ ज़्यादातर अपना समय लॉन्ज में टीवी देखकर ही गुजारता था। लेकिन इस वक्त वहाँ नहीं था। मैंने नीचे का सारा पोर्शन देख लिया था लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं था। मेरा शक ठीक निकला था, वो ऊपर वाले कमरे में ही मौजूद था। मैं धीरे से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चली गई। उस कमरे की लाइट भी रोशन थी, लेकिन जिस बात ने मेरे होश उड़ाए वो ये थी कि कमरे से उस सेठ की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन वो इतना धीरे बोल रहा था कि मैं उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रही थी।
कि वो क्या बात कर रहा है। मैंने दरवाजे पर कान भी लगाए लेकिन फिर भी मैं बातें सुन नहीं पाई। मैं ये सोच रही थी कि ये आदमी अकेला रहता है तो क्या ये कोई दिमागी मरीज है जो बंद कमरे में अकेले बातें करता है। लेकिन दूसरी आवाज़ सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ये एक औरत की आवाज़ थी। मेरे सारे शक सही साबित हुए थे। यकीनन वो एक लड़की ही थी। क्या ये आदमी दूसरी औरतों को घर में लाकर उनके साथ जबरदस्ती करता है? और इस सोच ने तो मुझे डरा कर रख दिया था। मैं फौरन से नीचे उतर गई और अपने क्वार्टर में जाकर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे चेहरे पर बदहवासी छाई हुई थी। अपने जल्दी आने पर अब मुझे अफसोस भी होने लगा था। कुछ देर बाद ही घड़ी ने 9 बजाए थे। अचानक ही मैंने मन ही मन अपने भगवान को याद किया था, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना था मुझे भगवान की याद आ गई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, तू मेरी इज्जत को इस आदमी से बचाकर रखना। मैं यही सोचने लगी कि वापस घर चली जाती हूँ। मुझे यहाँ काम नहीं करना, क्योंकि उस आदमी की नज़रें भी मुझे अच्छी नहीं लगती थीं। और अब तो ये राज भी मुझ पर खुल गया था कि ये आदमी ऊपर के कमरे में लड़कियां बंद करके रखता है और उनके साथ जुल्म करता है। अभी मैं यही सोच रही थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाया गया था। मैं पहले ही डरी सहमी बैठी थी। उसके दरवाज़ा बजाने पर तो उछल कर रह गई थी। मुझे लगा सच्ची वही सेठ होगा, उसके अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता। वो मुझसे जल्दी आने की वजह पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगी? और अगर उसे मुझ पर शक हो गया तो कहीं मुझे मार ही न डाले। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? लेकिन वो नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सी क्वार्टर में रहती थी। मैंने सुकून का सांस लिया था और दरवाज़ा खोल दिया। वो मुझे कुछ शक भरी नज़रों से देखने लगी। कहने लगी, तुम कब आई और अंदर कैसे पहुंची? क्योंकि हम लोग एक ही साथ बंगले पर पहुंचते थे और फिर चौकीदार का इंतजार करते थे, क्योंकि मेन गेट की चाबी चौकीदार के पास ही होती थी। मैंने अपनी बदहवासी पर काबू पाया और कहा कि मैं जब आई तो दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर क्वार्टर में आ गई। वो कहने लगी, चौकीदार तो अभी अभी आया था। मैं भी सोचूं कि क्वार्टर का दरवाज़ा अंदर से कैसे लॉक हो गया। मैं समझ गई वो क्यों इस तरह से दरवाज़ा पीट रही थी, क्योंकि उसे लगा था कमरे में कोई चोर घुस आया है। रात का खाना खाकर मैं जब सोने के लिए लेटी तो मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक तरफ मैं आज के होने वाले हादसे के मारे डर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी वही उत्सुकता थी। मैं बहुत देर तक करवटें बदलती रही। मैं सोच रही थी, अगर वो आदमी अय्याश भी है तो उसे डर किस बात का है? वो सब नौकरों को घर से बाहर भेज कर ही अपनी अय्याशी पूरी क्यों करता है? वो मालिक है, उसका घर है। अगर सबके सामने भी अपनी इस आदत को पूरा करे तो नौकरों की क्या हिम्मत थी जो उसे कुछ कह पाते? उसके सर पर बीवी बच्चे भी नहीं थे जो उसे इस काम को करने से रोकते। फिर ये शाम के 2 घंटे का क्या चक्कर है? मेरे दिल में वो कमरा हर वक्त खटकता रहता था। उस वक्त मालिक अपने कमरे में ही होता था। मैंने सोचा चुपके से ऊपर के कमरे में जाकर देखती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लेकिन ये मालूम नहीं था कि जो मंजर मुझे वहाँ देखने को मिलेगा वो मेरी आत्मा को ही तड़पाकर रख देगा, क्योंकि उस कमरे में तो मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। मेरे बराबर ही वो नौकरानी गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं धीरे से उठकर कमरे के क्वार्टर से बाहर निकल आई। बाहर राहदारी से होते हुए मैं लॉन तक आ गई। चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था, इसलिए मैं सावधानी से कदम उठाते हुए लॉन्ज तक बड़ी होशियारी से आई थी। पूरे लॉन्ज में अंधेरा था। मैं धीरे से दबे पांव ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इस वक्त मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। अपने पकड़े जाने का भी डर था और कमरे के राज को जानने की उत्सुकता भी थी। जब मैं कमरे के पास गई तो दरवाज़ा अध खुला था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो कमरे में उस वक्त कोई भी नहीं था। मैं डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। कमरे की लाइट्स जल रही थीं, एसी भी ऑन था, लेकिन पूरा कमरा खाली था। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कमरा खाली क्यों है, और अगर खाली है तो खुला क्यों है। मैं अंदर दाखिल हो गई थी और कमरे का जायजा भी लेने लगी थी। वो कमरा नहीं, कोई महल था। काफ़ी बड़ा कमरा था। वहाँ लगे डेकोरेशन पीस एंटीक टाइप के थे। पूरे कमरे की दीवारों पर शीशे लगे हुए थे। कमरे की सारी लाइट्स भी जल रही थीं, इसलिए कमरे में दिन का सा माहौल महसूस होता था। मैं पूरे कमरे को हैरत से देख रही थी। हालांकि सेठ अकेला रहता था, उसके बीवी बच्चे नहीं थे। फिर इस कमरे में लेडीज सामान क्यों था? हालांकि कमरा इस वक्त बिल्कुल खाली था, उसमें कोई भी नहीं था। एक तरफ 6-7 दरवाजों की अलमारी खुली पड़ी थी जहां लेडीज कपड़े भरे हुए थे। बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल था जहां दुनिया जहान का मेकअप रखा हुआ था और साथ में ज्वेलरी भी रखी हुई थी। ये सब देखकर तो मेरे मुंह में पानी भर आया था। हम जैसे लोग तो इन चीज़ों के लिए तरसे हुए होते हैं।
इसलिए मैं ड्रेसिंग के सामने चली गई और वो सारी ज्वेलरी उठा उठा कर देखने लगी। मेकअप देखकर तो मेरा दिल बेईमान होने लगा। कितना कुछ है ड्रेसिंग टेबल पर, अगर मैं यहाँ से कुछ ले जाऊँ तो किसी को क्या पता चलेगा। मेरे लालच ने मेरी आंखें चमका दी थीं। मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे में मेकअप और कुछ ज्वेलरी रखी और कमरे से बाहर निकलकर अपने क्वार्टर में चली गई। जल्दी से मैंने वो सारी चीज़ें अपने बैग में रख दी जिसमें मेरे कपड़े रखे होते थे। मुझे चोरी की आदत तो थी ही, लेकिन इसके अलावा मुझे सजने संवरने का भी बेहद शौक था। लेकिन गरीबी की वजह से बस कभी कभी होली दिवाली पर ही कांच की चूड़ियाँ खरीद पाती थी। लेकिन जब भी बाजार जाती बड़ी बड़ी ज्वेलरी की दुकान देखकर मेरा दिल चाहता कि मैं ये सब पहनकर देखूं। मैंने सोचा था कि आदमी तो बहुत अमीर है, इसे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें उठा लूँगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इसकी ऐसी कीमत भी चुकानी पड़ेगी कि मैं अपना सब कुछ खो बैठूंगी। आज सुबह मैं बहुत खुश थी। जब मैं शाम के समय अपने घर गई तो मैंने अपना सारा सामान अपने साथ ले गई थी। मैंने वो सारी ज्वेलरी और मेकअप अपनी अलमारी में छुपा दिया। अब मेरा यही काम था। मैं कुछ दिन बाद मौका देखकर उस कमरे में चली जाया करती थी और अब तो मैंने कीमती कीमती कपड़े भी चुरा लिए थे। मेरा लालच था कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, इतना कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन उस कमरे में जाने लगी थी। एक बार जब उस कमरे में मैं ज्वेलरी देख रही थी तो मुझे उनमें सोने के टॉप्स नज़र आए थे। अब तक मैंने बस मेकअप और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही चोरी की थी, लेकिन सोने के टॉप्स देखकर मैंने हाथ पीछे कर लिए थे। मैं सोने की चीज़ चुरा नहीं सकती थी, इसलिए वापस अपने क्वार्टर में आ गई। लेकिन इंसान के लालच की भूख अगर उसे लग जाए तो कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ती ही रहती है। और यही हाल मेरा भी था। मैं सोने के लिए आंखें बंद करती तो मेरी आंखों के सामने वही गोल्ड के टॉप्स नज़र आने लगते। कभी वार्डरोब में रखी कीमती साड़ियाँ मुझे बेचैन करने लगतीं। मैं करवट बदल कर सारी रात गुजारती रही। जब मैं नाश्ता बनाकर सेठ के सामने रखने लगी तो वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। न जाने क्यों आज मुझे उसके इस तरह देखने पर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और फिर आज जो धमाका उस सेठ ने मुझ पर किया वो मेरे होश उड़ा गया था। उसने मुझे उसी कमरे की चाबी दी और कहने लगा, ऊपर कमरे की सफाई तुम क्या करोगी। मैं हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। कहने लगा, जाओ और कमरे की सफाई करो। मैंने चाबी उसके हाथ से पकड़ ली और ऊपर कमरे में आ गई। और इस बार जो कुछ मैंने कमरे में देखा मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। कमरे में सोने के जेवरात ड्रेसिंग के ऊपर रखे हुए थे। मैं कमरे की सफाई कर रही थी और फिर सफाई करने के बाद कमरे से निकलने की बजाय मैं ड्रेसिंग टेबल पर रखे बॉक्स में से बेतहाशा सोने के जेवरात को देखने लगी। उसमें ना जाने क्या क्या था। सोने की चैन, सोने की अंगूठियाँ, नेकलेस वगैरह सब कुछ था। और इतनी सारी ज्वेलरी देखकर मैं सोचने लगी, अगर इनमें से थोड़ा सा मैं ले लूँ तो किसी को खबर नहीं होगी। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर मैंने कुछ भी सामान नहीं उठाया था और सिर्फ कमरा साफ करके ही बाहर आ गई। रात को सोते समय मेरी आंखों में वो जेवरात घूमने लगे थे। पहले तो मुझे छोटी मोटी चोरी की आदत थी, इसलिए मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं उठकर ऊपर कमरे में आ गई। कमरा अभी खुला हुआ था। मैंने जल्दी से ड्रेसिंग के दराज खोलकर वो जेवरात के बॉक्स ढूंढने लगी जो मुझे तीसरी दराज से मिल गए थे। मैंने उन्हें बॉक्स में से सोने के भारी झुमके लिए और पहन लिए। मुझे पहनकर ऐसा लगा जैसे मेरा चेहरा खिल सा गया हो। फिर मैंने वो झुमके अपने हाथों में दबाए और कमरे से बाहर निकलने लगी। लेकिन सामने ही वो आदमी खड़ा हुआ था और उसे देखकर तो मेरी रंगत ही उड़ गई थी। मुझे लगा मेरे शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। मैं पकड़ी गई थी। वो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो। मैं बुरी तरह से बदहवास हुई थी। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, मैं वो मुझे कोई बात बोली ही नहीं जा रही थी। वो मेरे हाथ की बंद मुट्ठी देखने लगा। कहने लगा, तुम्हारे हाथ में क्या है। अब तो मेरी जान सच में ही निकल गई थी और वो मेरा हाथ पकड़ चुका था जिसमें सोने के झुमके थे। मेरा रंग उड़ गया था। वो कहने लगा, तुम चोरी कर रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई। अब मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। वो कहने लगा, तुम पहले भी इस कमरे से बहुत सी चीज़ें चुरा कर ले जा चुकी हो। मैं कल ही तुम्हारी माँ को बुलाऊंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और जब पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी तो सारी चोरी तुम्हारी साबित हो जाएगी। पुलिस का नाम सुनकर मैं उसके सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो कहने लगा, बस एक शर्त पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। तुम्हारी माँ को भी कुछ नहीं बताऊँगा और ये झुमके भी तुम्हें दे दूँगा। मुझे उसकी ये शर्त सुनकर हैरत हुई थी और परेशानी भी हुई। मैंने कहा, कौन सी शर्त मनवाना चाहते हैं आप।
कहने लगा, तुम मेरे साथ रात गुजारो और इस बात को किसी से मत कहना। मैं भी तुम्हारी चोरी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। मैंने कहा, मालिक, मैं कल ही आपकी सारी चीज़ें वापस कर दूंगी, लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकती। वो कहने लगा, फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और जब पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी तो तुम मुजरिम साबित हो जाओगी। मैं बुरी तरह उसके बिछाए हुए जाल में फंस चुकी थी। उसने बड़े ही शातिराना अंदाज से मेरे आसपास लालच का जाल बिछाया था। मेरे दिल में सिर्फ ये वहम डाल दिया था कि मैं उस कमरे में न जाऊं, क्योंकि उस कमरे में तो कोई था ही नहीं। ये सब उसकी चाल थी। मेरे अंदर इतनी उत्सुकता भर दी थी कि मैं उस कमरे में जाने के लिए मचलने लगी थी और शाम के समय 2 घंटे अकेले रहने का भी उसने ढोंग रचाया था। उसकी नीयत तो मेरे ऊपर शुरू से ही खराब थी और उसे मेरे लालचीपन का भी पता था और उसने मेरे लालच का ही फायदा उठाया था। लेकिन गलती उसी की नहीं, मेरी भी थी। जब मुझे ये शक हुआ था कि यह गलत आदमी है, तभी मैंने उससे दूरी क्यों न बना ली थी, उसकी नौकरी छोड़कर चली क्यों न गई थी। लेकिन मैं लालच में आगे बढ़ती चली गई थी। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। वो मेरी आंखों में लालच की चमक देख चुका था, इसलिए अपना कमरा रात को खुला छोड़ने लगा था और मैं लालच में आ गई थी। वो जानता था मैं छोटी मोटी चोरी करने की आदी हूँ, इसलिए उसने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया था। अब मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो मेरे ऊपर बड़ी बड़ी चोरियों का इल्ज़ाम लगाकर मुझे लंबी सज़ा करवा सकता था। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने अपना सर झुका दिया। वो धीरे धीरे मेरे करीब होने लगा था। सुबह जब मैं उसके कमरे से बाहर निकली, मेरे शरीर पर एक कीमती साड़ी थी, हाथ में मेकअप और ज्वेलरी का शॉपर और कानों में सोने के झुमके थे। अगर नहीं थी तो मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरी इज्जत, मेरे पास नहीं रही थी। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं सुबह ही घर वापस चली गई। मेरी माँ मुझे कीमती कपड़ों में देखकर खुश हो गई। कहने लगी, देखा ना, मैंने तो कहा था सेठ बहुत अच्छा इंसान है, देख तुझे कितना कुछ दिया है। और मैं खाली खाली आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, जिसे मेरे तन पर पहना हुआ नया लिबास तो नजर आ गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर छाई गई पाप की कालिख नजर नहीं आई थी। काश कि मैंने लालच ना किया होता तो आज मेरी इज्जत मेरे पास होती। मैंने सुना था कि लालच बुरी बला होती है और इसके हाथों आदमी बर्बाद हो जाता है, और मैं सच में आज अपने लालच के हाथों बर्बाद हो चुकी थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।